हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे लास्ट बुक काउंसलिंग फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स ऑफ MPCE 21 काउंसलिंग साइकोलॉजी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बुक नंबर 4 काउंसलिंग फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स से। इसमें जो यूनिट 4 है, सबसे पहला उसमें डिप्रेशन क्या होता है, और डिप्रेशन की डेफिनेशन है फिजिकल इलनेस विद मैनी मोर सिम्टम्स देन एन अनहैप्पी मूड। इसका मतलब, डिप्रेशन का मतलब ये है कि एक तो आपका मूड खराब रहता है और उसके अलावा जो बाकी सारे सिम्टम्स भी होते हैं जिसकी वजह से आप अच्छा फील नहीं करते हो। ठीक है, उसके बाद है साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं अगर किसी को डिप्रेशन है। पहला है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, आप किसी चीज़ में मन नहीं लगता। डिससेटिस्फेक्शन, आप सेटिस्फाई नहीं होते हो। लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी आपकी लो रहती है। फीलिंग यूजलेस, इरिटेबिलिटी, हेल्थ प्रॉब्लम, सैडनेस, क्राइंग, सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब आपको भूख नहीं लगती। ठीक है, इसके बाद है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, जो आपकी फीलिंग्स, थॉट्स और बिहेवियर्स हैं, ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। और अगर आप सैड या डिप्रेस्ड फील कर रहे हो तो आपके जो थॉट्स होंगे वो भी उसी डायरेक्शन में जाएंगे और आप बिहेव भी उसी तरीके से करोगे। ठीक है, आपका इंटरेस्ट लूज हो जाता है, आप गिल्टी फील करने लग जाते हो, स्लो एजिटेटेड मूवमेंट्स होती हैं आपकी, रिकरेंट थॉट्स ऑफ डाइंग, मतलब बार बार आपको मरने का ख्याल आता है, या फिर वही कि आप वर्थलेस या यूजलेस हो। ठीक है, तो फिजिकल सिम्टम्स में आगे आपका अनइंटेंशनल वेट लॉस, डिक्रीज इन एपेटाइट, इंसोम्निया, एक्सेसिव स्लीप, फैटीग, लॉस ऑफ एनर्जी, डिमिनिश्ड एबिलिटी टू थिंक या कॉन्सेंट्रेट और एनजाइटी। ठीक है, ये सारा आपको मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको फैटीग या मतलब थकान फील हो रही है तो आपको डिप्रेशन है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि तुम सीधे आलसी हो, जो कि आजकल हमारा सब लोगों का मैक्सिमम काम है, आलस फैलाना। पर अगर आपको ये सारे के सारे लग रहे हैं या फिर इनमें से मैक्सिमम 5 to 6 लग रहे हैं तो मे भी हो सकता है कि आप डिप्रेस्ड हो। ठीक है, नेक्स्ट इज क्राइटेरिया क्या है डायग्नोस करने का अगर आपको डिप्रेशन लग रहा है तो। सबसे पहला है एटलीस्ट 5 ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, इनमें से कोई 5 आपको सिम्टम्स होने चाहिए, तभी पता लगता है कि आपको डिप्रेशन है। सिम्टम्स मस्ट बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द सेम 2 week पीरियड, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आपको 1-2 हफ्ते में आया, फिर उसका अगला आपको अगले महीने आया, उसका अगला आपको 2-3 महीने बाद दिखाए। ये सारे के सारे में से एटलीस्ट 5 सिम्टम्स 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपको दिखेंगे, और डिप्रेस्ड मूड होगा आपका रोज़ी, और ये सारे के सारे आपके जो भी हैं ये सब वगैरह सिम्टम्स आपको दिखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये 3 टाइप का होता है। पहला है मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, मतलब कि ये एटलीस्ट 2 हफ्ते तक रहता है और आपका एकदम मूड डिप्रेस हो रखा होता है और आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता, आपको एकदम थका हुआ लगता है, आप सोचने की हिम्मत नहीं होती आपकी, और आपको वक्त लगता है कि आप वर्थलेस हो बिल्कुल, और थॉट्स आपको डेथ या सुसाइड के बार बार आते हैं। ठीक है, सेकंड इज़ रेकरेंट मेजर डिप्रेसिव ऑर्डर। इसमें भी यही होता है, जो आपका मेजर डिप्रेसिव एपिसोड का ये थोड़ा बड़ा नमूना है, रिकरेंट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जो आपको मैंने पीछे MDE बताया उसी का ये थोड़ा बड़ा पार्ट है, इसमें आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा के लिए लगता है। और थर्ड इज़ मेजर डिप्रेसिव ऑर्डर विथ साइकोटिक फीचर्स, मतलब कि जो आपका MDE मैंने फर्स्ट पहला बताया यहाँ पे, ये वाला मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, इसका 15% प्लस जो आपके साइकोटिक फीचर्स हैं वो, और ये सब इंक्रीज होता रहता है डे बाय डे। ठीक है, इसको ये इनकी थर्ड कैटेगरी है। अब पढ़ते हैं हम कॉज ऑफ डिप्रेशन क्या क्या होता है। सबसे पहला है जेनेटिक्स। अगर जो पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं और जो मदर है वाइल शी इज़ प्रेग्नेंट वो डिप्रेस्ड है, तो चांसेस हो सकते हैं कि जो बच्चा हो वो मेंटली थोड़ा वैसा ही डिप्रेस या लो फील टाइप करे अंदर से। और जो ट्विन्स होते हैं उसमें 75% चांसेस होते हैं कि अगर एक कोई डिप्रेस्ड है काफ़ी तो दूसरा भी वैसा ही फील कर रहा है। ठीक है, सेकंड इज साइकोलॉजिकल कॉज क्या होता है, मेडिकल इलनेस है या फिर किसी के को ट्रॉमा हो गया था किसी एक्सपीरियंस से, जो अब्यूज़ हुआ है फिजिकल या मेंटल, या कोई वार पे था या जॉब का स्ट्रेस है, इसके वजह से उसको साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज साइको एनालिटिकल, जो ये फ्रूड की थ्योरी थी। इसमें होता है कि आप गुस्से की वजह से सेल्फ क्रिटिसिज्म में आ जाते हो और आप खुद पे ब्लेम डालते रहते हो, आपको ये लगता है कि जो भी गलत हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हो।
फोर्थ इज इंटरपर्सनल, इसका मतलब है जो आपका रिलेशनशिप्स हैं वो पुअर सोशल स्किल्स हैं, आपके ज़ीरो कम्युनिकेशन है, और इसी की वजह से आपको सोसाइटी से रिजेक्शन मिलता है और आप खुद भी अपने आप को रिजेक्ट कर लेते हो सोसाइटी से और आप डिप्रेशन में चले जाते हो। मतलब चांसेस होते हैं इन सभी में कि आप डिप्रेशन में जा सकते हो, हमेशा ही नहीं होता है कि आप सीधा डिप्रेशन में जाओगे, चीज़ें हैं, मतलब इनकी वजह से हो सकता है। फिफ्थ इज कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब है कि अगर किसी ने जो आपके एरर्स हैं या फिर आपको किसी ने मिस इंटरप्रेट कर लिया है आपने खुद को ही, और आपको ऐसा लगता है कि खुद ही, कॉग्निटिव का मतलब हो गया माइंड, माइंड का मतलब हो गया आपका खुद का दिमाग, कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप यूजलेस हो और आप एक लूज़र हो तो आप खुद ही डिप्रेशन में चले जाते हो। इसके अलावा कॉग्निटिव एरर और बायसनेस है इसमें। सबसे पहला है आर्बिट्रेरी इन्फ्लुएंस, इसका मतलब है ये सारे कॉग्निटिव से रिलेटेड है, मतलब ऐसा है कि आपके दिमाग में ये सिचुएशंस बनती हैं कॉग्निटिव कॉज के अंदर अंदर या डिप्रेशन में। आर्बिट्रेरी इन्फ्लुएंस में सबसे पहले मतलब ये है, जैसे मान लो कि आप किसी होटल में गए और जो वेटर है या वेट्रेस है उसने आपका ऑर्डर लेना वो भूल गई, तो वो भूल गई पर आपको ये लग रहा है कि वो मुझे इग्नोर कर रही है क्योंकि मैं उसके टाइम के लायक ही नहीं हूँ, ठीक है, आप अपने आप ही ये सोच रहे हो, ठीक है। सेकेंड इज ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, मतलब कि आपको एक टेस्ट में 70% मिले, ठीक है, और आपको ये लग रहा है कि अगर 100% नहीं आ रहे हैं तो मैं फेलियर हूँ, ठीक है। थर्ड इज मैग्निफिकेशन या फिर मिनिमाइजेशन, कोई एक सिचुएशन है जिसमें है आपको किसी पार्टी में इनवाइट नहीं करा है पर आपको ये लग रहा है कि वो मुझे पसंद ही नहीं करते हैं और मैं एक दोस्त बन ही नहीं सकता हूँ और मुझे कोई पसंद ही नहीं करेगा और मुझ में ऐसा है ही क्या जो मुझे पसंद करेगा, ये हो गया थर्ड। फोर्थ इज ओवर जनरलाइजेशन, ओवर जनरलाइजेशन में सिचुएशन अब आ गई आपकी अनेबल टू आंसर इन क्लास, और थॉट आपको वही लग रहा है कि मैं वर्थलेस हूँ, मैं फेल हो जाऊँगा और मैं एक फेलियर हूँ, ठीक है। इसके बाद जो कॉज ऑफ डिप्रेशन वापस आते हैं, सिक्स्थ पॉइंट था इसका हेल्पलेसनेस, इसका मतलब है कि अगर आप ऐसा सोचोगे कि आप काफ़ी पैसिव हो और आपके पास की कुछ नहीं है तो आप फेल होते जाओगे और आप डिप्रेशन में आ जाओगे। लास्ट इज ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं हम डिप्रेशन का। जो बायोलॉजिकली बेस्ड ट्रीटमेंट होते हैं वो होते हैं ईसीटी और एसएडी, और उसके अलावा होते हैं एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन आती हैं। ईसीटी हो गया आपका इलेक्ट्रो कॉन्वल्सिव थेरेपी, एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स, मूड स्टेबलाइजिंग मेडिकेशंस, साइको सर्जरी, और एसएडी हो गया था आपका सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, ठीक है, ये आपके ट्रीटमेंट्स होते हैं। और उसके अलावा अगर आपको साइकोडायनामिक अप्रोच डालनी है फ्रूइड की, वो ये होती है कि जो आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होते हैं, पास्ट होता है, उसकी वजह से आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हो। या फिर जो इंटरपर्सनल थेरेपी होती है उसमें आपके रिलेशनशिप को देखा जाता है कि आप कहाँ पे कमज़ोर हो और रिलेशनशिप में आप क्या चीज़ें लैक कर रहे हो, ट्रस्ट है, लॉयल्टी है, कंफर्ट नहीं है, या फिर अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो। फिर है बिहेवियरल थेरेपी जिसमें आपके सोशल स्किल्स को देखा जाता है, आपके बिहेवियर को देखा जाता है। और लास्ट इज सीबीटी, सीबीटी में आपके बिहेवियर और आपके थॉट प्रोसेस को देखा जाता है कि आप किस तरीके से सोच रहे हो और उसको चेंज करने की वो कोशिश करते हैं, पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यूनिट 1 कंप्लीट, 6 मिनट में हो गई कंप्लीट। यूनिट 2 है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की डेफिनेशन है gradual development of inflexible and distorted personality and behavioral pattern that result in persistently maladaptive ways of perceiving, thinking about and relating to the world। डेफिनेशन मेरे भी सर के ऊपर से गई है। बेसिकली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मतलब होता है कि अगर जो आपकी पर्सनैलिटी है उसमें आप थोड़ा सा जो बिहेवियर है वो थोड़ा एबनॉर्मल टाइप का है, और या फिर आप कुछ जो परसीव कर रहे हो, सोच रहे हो, वो थोड़ा एबनॉर्मल है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं पैरानॉइड पर्सनैलिटी। पैरानॉइड पर्सनैलिटी कैसी होगी, हाइपर सेंसिटिव, अगर कोई कुछ भी बोल दे रहा है तो आपको बहुत तेज की लगेगा। सस्पिशियस ऑफ अदर्स मोटिव, रिजिड बिहेवियर, पुअर रिएक्शन टू क्रिटिसिज्म, आइसोलेटेड, अनएक्सेप्टेबल टू फीलिंग्स, ठीक है। सेकेंड इज साइक्लोथाइमिक पर्सनैलिटी। इसका मतलब है, साइक्लो का मतलब समझो एक साइकिल चलती है, कभी आप बहुत एनर्जेटिक हो गए और कभी आप बहुत ही ज़्यादा लो हो गए, ठीक है। थर्ड इज स्किजॉइड पर्सनैलिटी, मतलब ओवर सेंसिटिव, विड्रॉन,
सेक्लूसिव स्काई क्यों लिखा है मैंने, पता नहीं। सेक्लूसिव और अवॉइड्स रिलेशनशिप, ठीक है, ये इसकी जो पर्सनैलिटी हो गई। फोर्थ इज एक्सप्लोसिव पर्सनैलिटी। एक्सप्लोसिव से समझ जाओ सडन, एकदम से आप कोई भी इम्पैक्ट किसी भी बात का आप पे पड़ रहा है। ट्रॉमा लाइक आउटबर्स्ट ऑफ रेज, वर्बल या फिर फिजिकल अवेयरनेस या फिर अग्रेशन। फिफ्थ इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी। इसमें आता है आपका एंजाइटी या फिर ड्राइव टू कंट्रोल द सिचुएशन। सिक्स्थ इज हिस्टेरिकल या फिर हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी, काफ़ी ड्रामेटिक, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, एक्साइटेबिलिटी, इमोशनल अनस्टेबिलिटी, ओवर रिएक्टिविटी, सेल्फ सेंटर्डनेस। और सेवंथ इज एस्थेनिक पर्सनैलिटी, लैक ऑफ एंथुजियाज्म, लो एनर्जी, कैपेबिलिटी, डिफिकल्टी इन डेवलपिंग अ ब्रॉड सेंस ऑफ एन्जॉयमेंट एंड प्लेजर। ठीक है, ये आपकी 7 तरह की पर्सनैलिटीज़ आ गई। अब इसका जो डायग्नोसिस है वो किससे कर सकते हैं, DSM 4th या फिर एक्सिस 2nd से। कॉज क्या होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं आपके जो हेरिटेबल है। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर हेरिटेबल है, स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हेरिटेबल है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर और एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर सारे हेरिटेबल हैं। सेकेंड इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, जो आपके अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस हैं। देखो जहाँ पे भी जितने भी हम अभी टेक्निक्स पढ़ेंगे ना, और उसके आगे भी सेकेंड बुक में टेक्निक्स पढ़ेंगे, सब में तो तुम्हारा आता है साइकोलॉजिकल, इंट्रा सोशल, बिहेवियरल, CBT और हेरिडिटरी बायोलॉजिकल फैक्टर्स में। ठीक है, ये सारी की सारी टेक्निक्स आप हर बीमारी के साथ लिख के आ सकते हो। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आ गया आपका अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस, जो भी अगर आपको एब्यूज़ या नेगेटिविटी मिली है चाइल्डहुड में, उसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है। थर्ड इज़ सोशियो कल्चरल फैक्टर, अगर आपको इसका क्लियर नहीं है, जो साइंटिस्ट वगैरह उनको पता नहीं है या थ्योरिस्ट वगैरह हैं कि क्लियरली ये कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का, पहले तो आप डिसऑर्डर फाइंड आउट करो कि वो किस तरह से एम्प्टी फील कर रहा है, उसको बोर्डम फील कर रहा है, और अगर उसको एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए तो उसको एक्सटर्नल सपोर्ट दो। सेकंड इज अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, इंटेंसिव इनअप्रिएट एंगर, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, अनस्टेबल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ये एक अफेक्टिव डिस्टर्बेंस इन चीज़ों की वजह से हो रही है। और थर्ड इज़ इम्पल्सिव डिस्टर्बेंस, सेल्फ डैमेजिंग एक्ट या इम्पल्सिव बिहेवियर्स। ये इन 3 टाइप के, और इनका आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। ठीक है, थर्ड यूनिट इज जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। It is defined by strong, persistent feeling of identification with the opposite gender and discomfort with one's own assigned sex. ठीक है, मतलब कि जो आप, अगर आप फीमेल हो तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि आप फीमेल हो, आप चाहते हो कि आप मेल होते, और वैसा वर्सा। ठीक है, इसका ओरिजिन सिगमंड फ्रॉइड ने निकाला था। जो फेलिक स्टेज होती है, जो 5 स्टेज उन्होंने दी थी, वो लेटेंसी एनल वगैरह वाली, उसमें उन्होंने ये बोला था कि जो फेलिक स्टेज होती है उस पर नॉर्मली ये इसके हम हिंट्स देख सकते हैं। जो यंग बॉय होता है उसमें होता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, और यंग गर्ल्स में होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली इसमें क्या होता है, जो यंग बॉय होता है इस फेलिक स्टेज में उनको मम्मी से ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, और जो सेम सेक्स है यानी कि जो फादर है वो बॉयज़ के लिए, वो उनको पसंद नहीं आते। ठीक है, सेम विद गर्ल्स, गर्ल्स को जो अपोजिट सेक्स है यानी कि फादर, उसके लिए अट्रैक्शन होती है, और जो मदर होती है उनका वो पसंद नहीं आते। ठीक है, इसको हम ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इसका एक एग्जांपल था कि एक राजा था, उसका बेटा था, और बेटे को राजा पसंद नहीं था, पर उसकी मम्मी पसंद थी, तो उसने राजा को मार के अपनी मम्मी से शादी कर ली। ठीक है, सुनने में ऑकवर्ड है बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो अब हमारा आता है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर में आपके 4 टाइप हैं, एसेंशियलिस्ट और नेचुरलिस्ट। इसमें ये आता है नो डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, ओनली 2 genders एंड दे कैन बी चेंज्ड। ऐसे लोग पहले तो मानने वाले कि सिर्फ 2 सेक्स ही हैं, मेल और फीमेल, उसके अलावा कोई है ही नहीं, पहला है। और दूसरे टाइप के लोग हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, वो कहते हैं कि जो सेक्स और जेंडर है वो सिर्फ हम ऐसा सोशल इंटरेक्शन का पार्ट कंसिडर कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि सोसाइटी ने बनाया सेक्स और जेंडर, ये वैसे कुछ भी नहीं होता। ठीक है,
थर्ड टाइप के लोग होते हैं परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब कि वो इस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे चलते हो, कैसे पहनते हो कपड़े, और इस पर आपकी पर्सनैलिटी डिपेंड करती है, आपका सेक्स। और फोर्थ इज मेमोरी एंड लैंग्वेज जनरेशन। इसका मतलब कि बॉडी इज़ अ सिंबल ऑफ वर्ड्स और जेस्चर्स। जैसा आप जेस्चर दिखाओगे वैसे ही कैटेगरी में हम आपको डालेंगे, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, या फिर इसके क्राइटेरिया के क्या होते हैं, मतलब हम किसी को कैसे कह सकते हैं कि हाँ ओके आप जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर से प्रॉब्लम है आपको। फर्स्ट इज प्रॉब्लम तो नहीं, खैर मतलब आप कोई सिचुएशन में है, सिचुएशन में हो आप। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एंड परसिस्टेंट ग्रॉस जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, मतलब कि उनको नहीं पसंद आ रहा है कि जो वो सेक्स में है, जो उनका जेंडर है वो उनको नहीं पसंद आ रहा। और एविडेंस ऑफ परसिस्टेंट डिस्कम्फर्ट ऑफ वंस ओन सेक्स, जो उनके पास में सेक्स है, जो उनके पास में प्राइवेट पार्ट्स है, उनको वो नहीं पसंद, वो दूसरा का प्राइवेट पार्ट्स आते हैं। और इंटरसेक्स कंडीशन, एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम, जो भी अगर आपका सेम सेक्स है, मतलब आप चेंज चाहते हो, तो आपको जो इंटरनल भी होता है ये कि जो इसमें हमारा जो वो होता है ये एंड्रोजन, ये आपको इससे आप सेंसिटिविटी है, आपको ये पसंद ही नहीं आएगा, मतलब इंटरनली आपको फील आ रही होगी कि मुझे नहीं पसंद जो मैं हूँ, ठीक है। और फोर्थ इज एविडेंस ऑफ क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन सोशल या ऑक्यूपेशनल एक्सेट्रा। आपको दिखेगा क्लिनिकली कि आप कंफर्टेबल नहीं हो, और एज अ काउंसलर आपके पास एविडेंस होगा, जो आपके पास इंसान आया है कि वो क्लिनिक्स वगैरह में भी गया होगा तो, और इधर उधर भी गया तो उसको कंफर्टेबल नहीं है वो अपने ओन सेक्स से, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके? इनकन्सिस्टेंट दैट ही और शी इज़ द अदर सेक्स, बॉयज़ को फेमिनिन अटायर अच्छा लगेगा और गर्ल्स को मेल जो मेस्कुलिन अटायर है वो। क्रॉस सेक्स रोल्स आप चेंज करके परफॉर्म करना चाहोगे। और प्लेमेट्स ऑफ अदर सेक्स, अगर जैसे लड़की है उसको लड़का बनना था तो वो गर्ल्स के साथ में ज़्यादा नहीं रहेगी और बॉयज़ के साथ में ज़्यादा इंटरेक्ट करेगी। देन इसके ट्रीटमेंट क्या क्या है? सबसे पहला है हार्मोन एंड सर्जिकल। क्या है? मेल्स में जो आपके पार्ट्स हैं उनको वो रिमूव करते हैं, फीमेल पार्ट्स को ऐड करते हैं। और सेम एज वुमेन में जो आपके फीमेल पार्ट्स हैं उनको हटाते हैं, ओवरीज वगैरह को, और जो मेल पार्ट्स हैं उनको ऐड करते हैं, ठीक है। सेकेंड इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। पहला है ट्रांसजेंडर हो अगर आप तो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड या सेल्फ म्यूटिलेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो सोसाइटी है वो एक्सेप्ट नहीं करती है और ख़ुद की फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर आप अपना जेंडर चेंज कराना चाहते हो तो ये एज अ पर्सन काफ़ी एंजाइटी वाला माहौल हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि आपको कोई भी समझना नहीं चाहेगा, आपको सबको यही लगेगा कि आपका ऐसी इधर उधर की पिक्चरें देख के दिमाग ख़राब हो गया है। थर्ड इज मल्टीफेसेट थेरेपेटिक अप्रोच। इसका मतलब है हार्मोन ट्रीटमेंट की जो सर्जरी है वो। और स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आप चैलेंज करो नेगेटिव थॉट्स को जिसका एक खुद के सेक्स के लिए है, और अगर वो पॉजिटिव हैं तो आप वेज फाइंड करो जिससे वो अपना आइडेंटिफाई कर पाए कि वो किस सेक्स में खुश है, और उसके बाद में उसके इश्यूज़ को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करो, और आपका चैप्टर ख़त्म। अब हम आते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ, ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर है ईट्स और रिफ्यूजेस टू ईट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई अ साइकिक नीड एंड नॉट अ फिजिकल नीड, ठीक है। टाइप्स क्या हैं? 3 टाइप के हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा, मतलब कि नर्वस लॉस ऑफ एपेटाइट, वांट टू ईट बट डोंट। डायग्नोसिस क्या है? 85% से लेस 85% से लेस आपका जो एक्सपेक्टेड वेट है, अगर उससे कम है तो आपको एनोरेक्सिया नर्वोसा हो सकता है। और एक्सट्रीमली थिन होते हो, बीपी आपका कम होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, आप डिहाइड्रेशन के शिकार होते हैं, आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत कम होता है, और आपको हमेशा ये डर लगा रहता है कि आपका वेट गेन हो जाएगा। इसकी रेशियो मेल टू फीमेल में ही होती है कि अगर ये 1 मेल को हो रहा है तो ये 15 फीमेल्स को होगा। सेकेंड इज बुलिमिया नर्वोसा। इसमें होता है कंपल्सिव बिंज ईटिंग। देखो एक ही सेकेंड है और ये थर्ड है बिंज ईटिंग। इसमें क्या है
आप फिंगर्स मुंह में डाल के आप वॉमिट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो बुलिमिया नर्वोसा में यही डिफरेंस है बिंज ईटिंग से, कि इसमें भी आप खाते हो पर इसमें आप उसको कंज्यूम करना चाहते हो, ठीक है। तो पहले हम ये पढ़ते हैं। आप बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग करते हो और जिसमें कार्ब्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और उसके बाद में आप उसको कंज्यूम करने के लिए उसको पर्ज करते हो। तो जैसे कि आपने बहुत सारा खाया तो या तो आप उसको वॉमिट करके निकाल सकते हो बाहर, और या फिर आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो इसका डायग्नोसिस क्या होता है? ईटिंग ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ फूड, और कंट्रोल नहीं होता है, लैक ऑफ कंट्रोल, रेकरेंट बिहेवियर टू कंपनसेट, वही आप कंपनसेट करने की कोशिश करते हो एदर बाय डूइंग एक्सरसाइज और बाय पर्जिंग, और वही डिप्रेशन, डिहाइड्रेशन जो पहले थे वही सारे डायग्नोस के सिम्टम्स वगैरह हैं, ठीक है। इम्पैक्ट क्या हुआ इसमें? आपके चीक्स पफी हो जाते हैं, ऑफकोर्स क्योंकि आप ज़्यादा खा रहे होते हो और कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक काफ़ी ज़्यादा होता है। और आपका जो टूथ एनिमल है वो डिकी हो जाता है। कैसे? क्योंकि जो वॉमिट होती है उसके साथ में जो आपका एसिड होता है पेट का HCl वो मुंह तक आता है, जिसकी वजह से जो आपका एनिमल है वो डिकी होना शुरू हो जाता है, ठीक है। दो टाइप्स का होता है, इसमें एक तो आप पर्जिंग करते हो जिसमें आप पर्जिंग नहीं करते, या तो आप वॉमिट करके खाना निकालते हो या फिर आप एक्सरसाइज करके इसको कंपनसेट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। थर्ड इज बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग होता है ईटिंग विदाउट कॉम्पनसेटरी बिहेवियर। बुलिमिया नर्वोसा में आप बिहेवियर कॉम्पनसेट करते हो और इसमें आप कॉम्पनसेट नहीं करते। ट्रिगर्स क्या होते हैं? किस वजह से आप ज़्यादा खाते हो? स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो अगर आपको गिल्ट है, आप सोशली आइसोलेट हो रखे हो, एक्सक्लूड हो रखे हो, आप बहुत चिंता कर रहे हो, या फिर आप बोर हो। कॉज क्या होते हैं? पहला है बायोलॉजिकल कॉज, इसमें LH और VMH होता है। LH इज योर लेटरल हाइपोथैलेमस एंड VMH इज वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस। लेटरल थैलेमस आपका हंगर प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, और जो VMH है वो आपका हंगर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो अगर इन दोनों का अच्छा तालमेल नहीं है आपकी बॉडी में, तो चांसेस होते हैं कि आप ये तीनों चीज़ों का शिकार हो सकते हो, ठीक है। और ये जेनेटिकली बना होता है। सेकेंड इज कल्चरल। कल्चरल का मतलब जैसे आपकी सोसाइटी, अगर आपके आसपास में दोस्त सारे मैकडी जा रहे हैं हर हफ्ते या फिर हर रोज़ ही, तो आप भी उनके साथ में टू बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप आप जाना प्रेफर करोगे। थर्ड इज फैमिली। अगर आपकी फैमिली में सारे के सारे चरने पे लगे हुए हैं तो आप भी चढ़ते ही रहोगे, ठीक है। ट्रीटमेंट अब इसके एज सच नहीं दे रखे हैं, और इसमें आप ट्रीटमेंट वही सारे लिख के आओगे जैसे कि मैंने जो पहले बताया था। जैसे साइकोलॉजिकल क्या हो सकता है इसका, साइको एनालिटिकल अप्रोच क्या हो सकती है। जैसे साइको एनालिटिकल में आप ऐसे लिखते हो कि जैसे जो फ्रूट थे उन्होंने बताया था, जो भी आपके पास्ट के एक्सपीरियंस होते हैं। अगर मान लो कोई आपको बचपन में कोई चीज़ बहुत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी और उसकी वजह से आपको एनजाइटी होने लग जाती है, बट आपको ये पता है कि खाना खाना आपको बहुत पसंद है, और जब भी आप खाना खाते हो तो आपको अच्छी चीज़ें मेमोरीज याद आती हैं। जैसे अगर आप लोगों ने कुंग फू पांडा देखी होगी, तो एक जगह पे वो कहता है कि जब वो अपने मुंह में बहुत सारे मोमोज या बिस्कुट ठूंस के बैठ रखा होता है कि क्या हो गया, मैं बुरा लगने पे खाता हूँ, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। बिंज ईटिंग इज़ वही कि जब भी आपको बुरा लगता है तो आप खाना खाना शुरू कर दोगे, ठीक है। उसके अलावा ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, जैसे कि बिहेवियरल हो गया, तो बिहेवियरल में आप ये देख सकते हो कि उसका ऐसा कौन सा बिहेवियर है जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ रहा है या फिर एनजाइटी है उसको, और वो एकदम से स्ट्रेसफुली खाना खाना शुरू कर देता है। और जैसे इंटरपर्सनल है तो इंटरपर्सनल में आप ये देख सकते हो कि कौन सा ऐसा रिलेशनशिप है उसके फैमिली वालों से, या फिर उसका अभी ब्रेकअप हुआ है जो वो उबर नहीं पा रहा उस चीज़ से, और उसकी वजह से वो एकदम से खाना खाना शुरू कर रहा है। या फिर अगर जैसे कोई लड़की है तो उसको किसी ने एकदम ये बोल दिया कि तुम हड्डी हो, और वो एकदम से खाना खाना शुरू कर रही है कि एकदम से जल्दी जल्दी खाना खा के हेल्दी हो पाए। इसके अलावा आपका हो गया CBT, जिसमें आप ये देखोगे कि उसकी थिंकिंग किस वजह से ऐसी हो रही है कि उसको पतला होना है, या फिर उसको सिर्फ ज़्यादा खाना ही उसका एक एम है जिसकी वजह से वो अपने प्रॉब्लम्स को भुला सकता है बिहेवियर में। किस वजह से उसका जो थॉट प्रोसेस है उसके बिहेवियर को वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। यही सारे इसके ट्रीटमेंट्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं MPC 23 की स्टार्टिंग। बाय।